Hello everyone, my name is Tushar Rana and I am from Triple IT Sri City and I am a second year undergraduate student doing CSE from BTech. So आज हम अपना केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे जो कि हमारा क्लास 12th का चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। आप सभी को पता ही होगा कि व्हाट दिस चैप्टर इज अबाउट। तो आप सबने इस चैप्टर के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा और आपको ये भी पता होगा कि ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है ये एकदम स्टार्टिंग में आता है हमारा जब भी हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं। और इस चैप्टर के बेसिस पे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं हमारे जेई मेंस में। तो इसमें बहुत से न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस बनते हैं जो कि अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और हम वही क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज है तो हम एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पलर क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे। ओके, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मैं हेडिंग डाल देता चैप्टर की, दैट इज चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, केमिस्ट्री। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द नेम आप समझ सकते हैं कि व्हाट दिस चैप्टर इज अबाउट। दिस चैप्टर इज अबाउट द इलेक्ट्रिकल nature or there are many chemical reactions and on applying electricity or some potential charges or some electricity fundamentals to them, what we can get from that. Okay, so let's get started. So इस चैप्टर में हमारे वही हर बार की तरह 5 टाइप लेंगे। तो हम टाइप 1 स्टार्ट करते हैं आज और टाइप 2 भी स्टार्ट कर लेंगे ऑलमोस्ट। ओके, तो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं कुछ कुछ तो, और थोड़े से थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चन मिल जाएंगे तो वो भी देख लेंगे। ओके, चॉइस क्वेश्चन। तो इसमें सिंगल करेक्ट ओनली, ये सिंगल करेक्ट वाला है। इसके बाद हम मल्टीपल करेक्ट वाले भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला वाला क्या बोल रहा है, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच सेल विल मेजर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। ओके, तो इसमें बोल रहा है कि इसमें से देखिए हमारे पास कुछ ये जो रिएक्शन दी यानी ये जो नोमेनक्लेचर दिया हुआ है। ओके, इस टाइप की इक्वेशन ये हमारा किसी टाइप का सेल बताता है। ओके, यानी कि आपको पता है ना कि सेल कैसे बनता है। हम उसमें बहुत सारे यानी कि 2 इलेक्ट्रोड रहते हैं, फिर उसमें कुछ सॉल्यूशन रहता है। ओके, और उनका कुछ पोटेंशियल चार्जेस रहता है। ओके, ये सब चीज रहती है और उनका वैल्यू भी दिया रहता है मोलरिटी के टर्म में। ठीक है, तो उस सभी को अपन जब जॉइंट में लिखते हैं तो एक टाइप की इक्वेशन लिखते हैं जिसे हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ओके, तो इसमें बोला है कि इन चारों में से कौन सी ऑप्शन है जिसमें हम कॉपर इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। तो आप सभी ने मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने ये चैप्टर पढ़ा होगा अच्छे से और आप सभी को सेल और उससे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में डिफरेंस भी पता होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम बारी बारी देखेंगे। तो पहला वाला जो दिया हमारे पास दैट इज पीटी सॉलिड है। ओके, फिर दिया है H2 दैट इज गैस एंड 0.1 बार प्रेशर दिया हुआ है। फिर है H प्लस दैट इज एसिडिक मीडियम। ओके, एक्वस 1 मोलर। ओके, तो ये हो गया हमारा एक पार्ट। अब दूसरा पार्ट लिखेंगे दैट इज Cu+2, ये एक्वस फॉर्म में है 1 मोलर एंड दैट इज Cu। ओके, तो अगर हम फर्स्ट वाले पार्ट की देखें तो देखिए अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना है वो भी स्टैंडर्ड कंडीशन पे, सो फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, देखिए कुछ रूल्स होते हैं जिसे कुछ कंडीशंस होती है जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है फॉर कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, तो जो पहली कंडीशन है दैट इज जो कि हमारा जो प्रेशर होता है। ओके, सो द प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू 1 बार एंड द कंसंट्रेशन मस्ट आल्सो बी 1 मोलर। ओके, सो कंडीशन इज फर्स्ट वन इज दैट प्रेशर शुड बी 1 बार, क्योंकि स्टैंडर्ड के बारे में बात करें ना तो इसमें सब स्टैंडर्ड कंडीशन जो नॉर्मल वाला रहता है वही लेते हैं। और इसमें जो सेकंड दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द सेल्स, सॉरी बोथ द कैथोड्स एंड एनोड्स दैट इज 1 मोल। ओके, तो अगर हम इस रिएक्शन में देखें तो देखिए इक्वेशन, सॉरी दिस इज 0.1 बार, बाकी सब तो ठीक है 1 मोलर 1 मोलर। ओके, बट द थिंग इज दैट दिस H2 इज 0.1 बार, सो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। सो हियर कंडीशन नॉट मैट। ओके, तो इसी तरीके से आपको चेक करना है। तो पहले वाली में कंडीशन मैट नहीं करें तो पहला वाला तो हमारा नहीं है। अब चलिए दूसरा देख लेते हैं। मैं फिर से इक्वेशन नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट हम यहीं से चेक करेंगे क्वेश्चन से। तो देखिए अब हमें क्या बोल रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जैसे पिछले बार में देखना था वैसे इसमें भी देखना है। तो इसमें 1 बार प्रेशर 1 मोलर कंसंट्रेशन देखिए, तो यहाँ पे फिर देख लेते हैं 1 बार है 1 मोलर है लेकिन यहाँ पे 2 मोलर है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट। ओके, सो दिस
नॉट सेटिस्फाइड बाय कंडीशन। ओके, तो आपको अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप अपने कुछ शॉर्ट नोट बना रहे होंगे, साथ साथ आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिल जाती है, तो उसमें ये लिख सकते हैं आप, मैं स्टार मार्क कर देते से। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड भी देख लेते हैं फट से। तो ऑप्शन नंबर 3 बोल रहा है इसमें भी चेक करेंगे तो 1 मोलर 1 बार 1 मोलर 1 बार, तो ये तो सही है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, इट सेटिस्फाई द कंडीशन, सो वी कैन मेजर। अब बात कर लिए मेजर कर सकते हैं, बट हाउ वी विल मेजर। तो देखिए, अगर हमें मेजर करना है ना तो उसका कुछ फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला दैट इज ई नॉट, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हमें निकालना है, दैट इज ई नॉट रिडक्शन माइनस ए नॉट। ओके, तो ये फॉर्मूला होता है उसका। ओके, और इसे हम स्टैंडर्ड एसएचजी के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए अब फोर्थ ऑप्शन भी देख लीजिए, उसमें देखिए 1 बार 0.1 मोलर, तो यहाँ दिक्कत आ गई, तो फोर्थ वाला नहीं है, दैट इज ओनली द ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। मैं मार्कर थोड़ा कलर रेड कर देता ताकि आपको विजिबिलिटी क्लियर हो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। तो ये कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसे भी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो व्हाट क्वेश्चन नंबर सेकंड इज सेइंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड वेरीज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ओके, तो हमारे पास कुछ इक्वेशन दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम जो एटम दिया हुआ है, सॉरी मैग्नीशियम एलिमेंट दिया हुआ है, वो वेरी करता है। ओके, फिर बोला है द ग्राफ ऑफ mg+2 से mg वर्सेस लॉग ऑफ mg+2 का बता रहा है। ओके, तो देख लेते हैं, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, इक्वेशन गिवन देख लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंग y = mx+c से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये दिया है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल mg+2 से mg की वैल्यू है ई नॉट। ओके, ई नेगेटिव, दैट इज mg+2 से mg माइनस 0.059 डिवाइड बाय 2, और उसके साथ ही में लॉग ऑफ 1/mg+2। ओके, तो अगर हम अपना नॉलेज लगा लें, ओके, तो इसके और इसके बीच में निकालना है। ओके, सॉरी, ओके, तो हमें दिस वन एंड दिस वन, तो देखिए इसको हम लिखेंगे y। ओके, क्योंकि जो चाहिए और जिस चीज पे डिपेंडेंट रहता है उसको हम x रखते हैं, इसको x रखेंगे, ये उसका स्लोप हो जाएगा, तो ये m हो गया, और ये हमारा हो गया c। तो ये आपको इक्वेशन तो मिल गई, दैट इज y = mx+c। ओके, दिस टाइप इज दिस इक्वेशन, तो ये एक टाइप की स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। तो ऑप्शन नंबर 3 तो इसका आंसर नहीं होगा, ये तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ऑप्शन नंबर 3 इज रॉन्ग। ओके, अब बात कर लेते हैं हम ऑप्शन नंबर 1 की एंड सेकंड की एंड फोर्थ की। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं हो सकता, पूछिए क्यों? क्योंकि इसमें देखिए सी वाला कंटेंट आ रहा है। ओके, तो कुछ कांस्टेंट टर्म से, यानी कि कुछ कांस्टेंट रहेगा, मान लीजिए इतना या फिर इतना, या तो वो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। ओके, तो द थिंग इज दैट अगर आपको सी निकालना है, ओके, तो आप इसमें y x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आपको निकल जाएगी, उससे आप सी निकाल सकते हैं। ओके, तो ये आपकी कुछ वैल्यू आ जाती है, तो ये हमारा कुछ सी कंटेंट आ गया। ओके, फिर आप अब देख लेते हैं, अब हमें लाइन की डायरेक्शन देखनी है, ऊपर जा रहा है नीचे, तो अपन स्लोप को देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो है, ओके, सो सी हियर वी हैव y = mx+c, बट द थिंग इज दैट y = c - mx। ओके, ये हमारा डायरेक्शन है। ओके, अब हम इस तरीके से हम ये तो समझ गए कि हमारा सेकंड और फोर्थ में ही ऑप्शन है। ओके, लेकिन अब हमें कंपेयर करना पड़ेगा, कैसे? देखिए, तो हमारे पास इक्वेशन दी हुई थी e ऑफ mg+2 गिविंग यू mg। ओके, इसकी वैल्यू कितनी दी थी? e नॉट ऑफ mg+2 डिवाइडेड बाय mg। ओके, प्लस 0.059 डिवाइड बाय 2, और हमने लगा दिया लॉग। ओके, अब आपने बोलेंगे कि ये लॉग आपने कैसे चेंज करा? mg+2। तो देखिए हमें जो पूछा है ना डायग्राम, जो हमें जो पूछा हुआ है वो दिया हुआ है mg+2, और यहाँ पे हमारे पास दिया है mg+2। तो आपको पता होगा लॉग का इन्वर्जन। ओके, जब आप लॉग में 1/mg+2 को आप इन्वर्ट कर लेंगे तो वो माइनस ऑफ लॉग ऑफ mg+2 ऐसा बन जाता है। तो बस मैंने वो माइनस को प्लस कर लिया, ठीक है। तो यहां से हमारा जो स्लोप का डायरेक्शन है, तो अभी तो हमें लग रहा है कि दैट इज फोर्थ वन इज आवर आंसर, बट द थिंग इज दैट जो एक्स है हमारा, वो एक्स तो चेंज्ड है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट है, क्योंकि आपको पता है कि m इफ m इज पॉजिटिव स्लोप, ओके, स्लोप कैसा बनता है अपना? ऐसा कुछ बनता है, एंड इफ m इज नेगेटिव हमारा स्लोप कुछ इस डायरेक्शन में बनता है, दैट इज ऐसा कुछ बनता है। ओके, तो आप समझ गए होंगे। चलिए, तो ये थोड़ा सा मैथ्स का नॉलेज था, बस कुछ नहीं था, और आपको इतनी सिंपल मैथ्स तो आती होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते, तो ये कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, चलिए इसे भी देख लेते। ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, देख लेते। तो पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है? ई सेल एंड डेल्टा जी आर ऑफ अ रिएक्शन सेल बोथ आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ओके,
तो देखिए, जो प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती किसी के मास पे, ओके, उसे हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। ओके, तो जो ई सेल होता है ना, वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड नहीं करता किसी के मास पे। ओके, तो ई सेल इज एन इंटेंसिव, जबकि यहाँ पे लिखा है एक्सटेंसिव, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया हमारा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बिकॉज क्योंकि ये डिपेंड करता है ऑन मास ऑफ सम स्पीशीज, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन सम मास ऑफ स्पीशीज। ओके, कुछ स्पीशीज रहेगी तो उसके ऊपर डिपेंड करता है मास। ओके, वहीं पे हम बात कर ले अगर डेल्टा जी आर के बारे में, तो वो भी तो देखना है हमें। तो डेल्टा जी आर जो होता है वो हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, ये डिपेंड नहीं करता, ठीक है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि जो एक्सटेंसिव मास होता है ये डिपेंड नहीं करता। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर सेकंड देख लेते हैं फिर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बोल रहा है कि ई सेल एंड डेल्टा जी आर सेल बोथ आर इंटेंसिव। अब ये बोल रहा है कि दोनों ही इंटेंसिव है। तो देखिए, जो ई सेल होता है ना, वो तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, हमने अभी चेक करा। ओके, बट जो डेल्टा जी आर होता है, ओके, डेल्टा जी आर वो हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो यहाँ पे भी ये ऑप्शन गलत आ गया क्योंकि दोनों इन्वर्टेड है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज ऑल्सो फॉल्स। अब बात कर लेते हैं हम थर्ड की। तो डेल्टा जी आर जहाँ पे हमें एक्सटेंसिव दिखेगा वो तो सही है, डेल्टा जी आर ऑफ द रिएक्शन इज एक्सटेंसिव, तो इट इज ट्रू। बट ई सेल इज इंटेंसिव, तो ठीक है, इसमें हमें अपनी कंडीशन फुलफिल दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर थ्री इज करेक्ट। और सिंगल करेक्ट है तो हमें ऑप्शन नंबर फोर चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द सेल इज कॉल्ड। ओके, तो वो बोल रहा है कि हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस बताइए, कोई दो इलेक्ट्रोड के बीच में जब कोई भी करंट नहीं पास हो रहा है उस सेल के बीच में। ओके, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई आप सेल बना रहे हैं तो उसमें आप दो इलेक्ट्रोड डालेंगे। ओके, अब वो बोल रहा है कि आप उन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में कोई करंट पास नहीं कर रहे, फिर भी आप हमें बताइए कि उन दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस पूछ रहा है। ओके, तो आपको आई थिंक क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ओके, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, बस बेसिकली ये बता रहे हैं। तो देखिए, जो डिफरेंस होता है ना दो इलेक्ट्रोड के बीच का, जब कोई करंट पास नहीं किया जाता किसी सेल में, तो उसे हम कहते हैं ईएमएफ। ओके, दैट इज सेल ईएमएफ। ओके, तो ये इस टाइप की एक उस टाइप की एनर्जी होती है जो कि प्रोवाइडेड बाय अ सेल होती है। ओके, कि जो सेल हम बना रहे हैं उसके कोलम्बिक चार्जेस के फोर्स की वजह से ही वो ईएमएफ जनरेट होता है। तो आपने पढ़ा होगा कोलम्बिक फोर्सेस के बारे में इन इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर ऑफ फिजिक्स। ओके, सो इसका आंसर दैट इज सेल ई, सेल ई एम एफ। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा मैं कुछ दिखा देता। दैट इज इट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है ये कुछ भी, तो इट इज द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय सेल पर कूलम चार्ज, पर कूलम ऑफ चार्ज। देखिए, अब करंट तो पास नहीं हो रहा बट वहां पे चार्जेस का आदान प्रदान तो होते रहेगा दोनों इलेक्ट्रोड में, क्योंकि वो एक सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ओके, चार्जेस पासिंग थ्रू इट। ओके, तो ये एक मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। ओके, तो नोट लिखा देता मैं एक चीज, सेल ईएमएफ इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, which of the following statement is not correct about an inert electrode in a cell? ओके, तो अब ये बोल रहा है कि हमें इसमें हम देखिए नॉट करेक्ट, तो आपको क्वेश्चन दिखता ना चाहिए। अगर आपने डायरेक्ट क्या करेक्ट टिक कर दिया तो फिर दिक्कत हो जाएंगे और आप फालतू कंफ्यूज होते जाएंगे, क्योंकि यहाँ से एक से ज्यादा करेक्ट स्टेटमेंट रहेगी। क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा कभी भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे तो। जब भी आप देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो क्वेश्चन पढ़ना भी एक कला होती है। ओके, जब तक आप उतने कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे ना, कई आंसर तो क्वेश्चन में ही छुपे रहते हैं। ओके, चलिए, which of the following statement is not correct about an inert electrode in a cell? तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ओके, तो उसमें कुछ होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड, तो वो बोल रहा है कि इनर्ट इलेक्ट्रोड के बारे में कौन सी बात गलत है। इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द सेल रिएक्शन। ओके, तो पहला ऑप्शन दिया है दैट इज इट इनर्ट इलेक्ट्रोड्स डज नॉट टेक पार्ट इन द सेल रिएक्शन। बट देखिए इनर्ट अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ऑप्शन के बारे में, तो देखिए इनर्ट इलेक्ट्रोड्स अगर हम एग्जांपल ले फॉर दिस ऑप्शन, अगर मैं ग्रेफाइट के बारे में बात करूँ, ये एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। ओके, तो ये सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, क्योंकि आपको पता है ग्रेफाइट इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये हो गया कंडक्टर। ओके, तो ये सोर्सेस ऑफ कह सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो
ये किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ओके, सो इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस डज नॉट पार्टिसिपेट इन द सेल रिएक्शन। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि हमें तो नॉट करेक्ट बताना है। ओके, चलिए अब देख लेते हैं सेकंड। सेकंड ऑप्शन इज दैट इट प्रोवाइड्स अ सरफेस आइदर फॉर ऑक्सीडेशन और फॉर रिडक्शन रिएक्शन। तो देखिए, जो इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है ना, ओके, केमिकली वो पार्टिसिपेट तो नहीं करता, बट वो एक सरफेस प्रोवाइड करता है फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन। ओके, सो सेकंड वाला भी हमारा करेक्ट हो गया। ओके, इट इज ऑल्सो करेक्ट, यानी कि वो भले ही डज नॉट पार्टिसिपेट, बट वो रिएक्ट करता है एज सॉरी इट हेल्प एज अ एक्टिवेटर फॉर दैट मीडियम, ने एक सरफेस प्रोवाइड करता है फॉर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ओके, फिर थर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। इट प्रोवाइड सरफेस फॉर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए, इनर्ट इलेक्ट्रोड ना, हाँ, प्रोवाइड करता है सरफेस फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बात करा, जैसे कि अगर हम ग्रेफाइट के बारे में बात करें तो उसमें सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, तो वहां पे आप कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजीली कैरी आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। दैट इज फोर्थ ऑप्शन। तो देखिए, इनर्ट इलेक्ट्रोड जो होते हैं ना, वो सीज करते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट बाय ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, बट नॉट फॉर रेडॉक्स रिएक्शन। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि या तो सिर्फ ऑक्सीडेशन होगा या सिर्फ रिडक्शन होगा, वहां पे दोनों चीज एक साथ नहीं होगी अगर हम इनर्ट इलेक्ट्रोड के बारे में बात करें। ओके, सो रेडॉक्स नॉट अकर। तो दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, सेकंड इज राइट, थर्ड इज राइट, फोर्थ वन इज नॉट राइट। सो जो नहीं है वही हमारा आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर फोर्थ। ओके, तो आप ऐसे करिए। तो देखिए, आपको क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है आपको यानी इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। दैट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पता रहना चाहिए। व्हाट आर दिस? तो इसमें बोला है कि ये कब होगा। तो देखिए, जब हम एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल पोटेंशियल यूज करते हैं, ओके, तो जैसे जैसे हमारी रिएक्शन इंक्रीज करना रखती है, ओके, जब तक कि हमारा वोल्टेज 1.1 वोल्ट तक नहीं होता, ओके, तब तक कि हमारा दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिहेव नहीं करता, दैट इज लाइक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, सो जब तक कि हमारा ई एक्सटर्नल ई सेल से ज्यादा ना हो जाए, क्या कहना चाह रहा हूं, दैट इज ई एक्सटर्नल जब तक ज्यादा ना हो जाए ई सेल से, तब तक कि हमारा क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिहेव नहीं करेगा लाइक एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, तो दिस वन इज द आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये इसके बारे में कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, आपने पढ़ा होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इज नॉट करेक्ट। ओके, तो अब बोल रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट्स के सॉल्यूशन के बारे में हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ओके, चलिए देख लेते हैं, आप ट्राई करिए, मैं तो बताएगा। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ आयंस। ओके, ट्रू, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि देखिए, जो सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी होती है ना, वो डिपेंड करता है ऑन द साइज ऑफ आयंस। क्योंकि जैसे जितने नंबर ऑफ मैं लिखा रहा हूँ, मोर द आयन साइज, देखिए जैसे साइज बढ़ गया तो चलने में दिक्कत होगी, तो मोबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, मोबिलिटी डिक्रीजेस। अगर मोबिलिटी डिक्रीज कर रही है तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में दिक्कत जाएगी, तो वहां पे कंडक्टिविटी भी डिक्रीज कर जाएगी, सिंपल है। ओके, तो पहला वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। ओके, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज नॉट करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। फिर देखते हैं सेकंड, डिपेंड्स अपॉन विस्कोसिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो देखिए, जो सेकंड ऑप्शन है, विस्कोसिटी आल्सो मैटर्स, विस्कोसिटी आल्सो मैटर्स। विस्कोसिटी कैसे मैटर करती है? देखिए, अगर हम बात कर ले विस्कोसिटी होता क्या है, तो देखिए, विस्कोसिटी इज जनरली द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू अ लिक्विड। ओके, तो अगर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, ओके, मान लीजिए किसी जार में आपने लिक्विड को रखा, वो थोड़ा सा मूवेबल स्पेस है उस पे, तो वो जब वो फ्लो करेगा तो उसके फ्लो होने में जो रेजिस्टेंस हो रहा है उन दोनों मूविंग पार्टिकल्स के बीच में, एक दूसरे के लिक्विड के एक दूसरे मॉलिक्यूल्स जो अटैच होंगे, उनमें जो रेजिस्टेंस आएगा, दैट इज द विस्कोसिटी। ओके, तो जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी उतना लेस फ्लो होगा। ओके, जितना ज्यादा लेस फ्लो होगा, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कम हो जाएगा, वहां पे कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, तो यहाँ पे दिक्कत आ गई। तो ये भी डिपेंड करता है। फिर थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन सॉल्वेशन ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ओके, तो देखिए, जो थर्ड ऑप्शन दिया ना, ये गलत दिया है। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि कंडक्टिविटी डिपेंड करती है ऑन द सॉल्वेशन प्रोसेस। कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द सॉल्वेशन, ओके, ऑफ आयंस। तो ये सॉल्वेशन ऑफ आयंस क्या होता है? देखिए,
जितने ज्यादा आपका सॉल्यूशन होगा ना, उतनी कम कंडक्टिविटी हो रही होगी। कैसे? देखिए, अगर आप किसी आयंस को वहां पे सॉल्वेट ज्यादा कर पा रहे हैं, ओके, तो वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ जाएगी, ओके, और वहां पे उस इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ गई तो वहां पे कंडक्शन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन्स विल बी लेस, सो दैट्स व्हाई देयर विल बी अ लेस कंडक्टिविटी। जबकि यहाँ पे बोला है कि इट डज नॉट डिपेंड बट इट डिपेंड्स, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि हमें नॉट करेक्ट देखना है। फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, दैट इज कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। हाँ देखिए, अगर मैं बात करूँ एक मेटल रॉड के बारे में, ओके, अगर आप मैं ऐसे समझा रहा हूँ, फिर तो आप ये लिक्विड सॉल्यूशन है उसके बारे में तो आप इजीली समझ जाएंगे। अगर आप मेटल रॉड को ही हीट करेंगे तो इसके मॉलिक्यूल्स पता है क्या, ऐसे दूर दूर होने लगते हैं, एक दूसरे से थोड़ा सा स्पेस में आ जाते हैं, ओके। तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इनके इलेक्ट्रॉन के पास स्पेस आ जाता है, तो इनका फ्लो ना बढ़ जाता है, फ्लो इंक्रीज हो जाता है, ओके। इस वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, तो दैट्स फोर्थ ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। चल, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए, इजी इजी क्वेश्चन है, कुछ कुछ क्वेश्चन लॉजिकल है, कुछ कुछ क्वेश्चन दैट इज कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ओके, और कुछ तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट बुक से ही उठाया, ओके। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, यूजिंग द डेटा गिवन बिलो फाइंड आउट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। तो यहाँ ई नॉट की वैल्यू दी हुई है हमारे पास, तो देख लीजिए आपके पास ये वैल्यूज दी हुई है, ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूंगा तो कोई मतलब नहीं है उसका। देखिए, अगर हम केमिकल सीरीज के बारे में बात करें, ओके, क्योंकि यहाँ पे हमें केमिकल सीरीज का फंडा लगाना पड़ेगा, ओके। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मेटल का देखेंगे, ओके, तो द हाइयर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोला मैंने? इफ वी सी अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो केमिकल सीरीज एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को देखें, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, ओके। तो ये क्या कहता है पता क्या है, जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अगर नेगेटिव में देखें, वो जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा उसकी रिड्यूसिंग एजेंट की पावर होगी, ओके। रिड्यूसिंग एजेंट विल ऑल्सो इंक्रीज, ओके। तो अगर हम इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो देखिए, जो हमारा क्रोमियम होता है ना, ओके, तो हमारा वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ज्यादा आता है, और अगर हम उसके बाद में इसकी नेगेटिव वैल्यू को देखेंगे, ओके, दैट इज क्रोमियम, तो देखिए इसकी नेगेटिव वैल्यू सबसे ज्यादा इसमें आ रही है, दैट इज -0.74, ओके। तो द थिंग इज दैट ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, डी नहीं सॉरी, सेकंड है, ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट, ओके। दैट इज ई नॉट सी आर 3 प्लस से लेके सी आर गया और उसकी वैल्यू हो -0.74 वोल्ट। तो ड्यू टू दिस नेगेटिव वैल्यू ऑफ electrode potential, it is giving us the highest reducing agent among these four, तो that is second option will be correct। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, यूज द गिवन डेटा इन द क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड आउट द विच ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट। अब इसमें बोल दे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता दीजिए, और डेटा हमारा ये सेम ही। तो देखिए, अगर हम वही चीज को मद्देनजर रखते हुए देखें कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ओके, देखिए इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज को देखें तो हाई, जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी ना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, उतना ज्यादा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी। क्या बोला मैंने? मोर इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, जो कि पॉजिटिव में हाइयर इज ऑक्सीडाइजिंग पावर, ओके। तो उसका जस्ट वाइस वर्सा था। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देखें तो देखिए, सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू किसमें आ रही है, दैट इज 1.51, दैट इज Mn+2, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में दैट इज ऑप्शन नंबर 3, सो दैट इज, चलिए मैं यहाँ पे रिएक्शन दैट इज उसका वैल्यू भी लिख देता, मैंने 4 माइनस से लेके Mn+2 में गया, उसकी वैल्यू है 1.51 वोल्ट, जो कि हमारी हाईएस्ट है, ठीक है। तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी सबसे हाईएस्ट होगी, और उसका ऑप्शन नंबर 9 में उसका ऑप्शन है दैट इज थर्ड, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन आप टिक कर दीजिए, यहाँ पे सिंपल था। आपको वहां पे सबसे ज्यादा नेगेटिव वाली वैल्यू देखी थी, यहाँ सबसे ज्यादा पॉजिटिव वाली वैल्यू देखी थी, और वही आंसर है आपका। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है यूजिंग द, ओके, तो सेम डेटा ही यूज करना है, और बोल रहा है कि फाइंड आउट विच ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर इज करेक्ट। तो रिड्यूसिंग पावर के अकॉर्डिंग हमें से अरेंज करना है, तो वही है हाइयर टू लोअर, नेगेटिव वैल्यू चेक करना है, नेगेटिव वैल्यू, ओके। तो इसमें देखिए सबसे ज्यादा तो हमारी क्रोमियम की थी, अब उससे कम देख लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू में क्रोमियम की सबसे कम है। अब उसके बाद में थोड़ा सा इधर जाते हैं तो 1.3 थी, दैट इज सी आर, ओके।
वो ये हो जाएगा हमारा क्रोमियम+3। अब उसके बाद में हम उससे कम में जाएंगे, तो उससे कम में जाएंगे हम, तो दैट इज 1.36, तो Cl- आ गया। ओके, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं Cl-। और सबसे लास्ट ऑप्शन दैट इज जिसके सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर थी, तो इसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि सबसे लास्ट में Mn+2 ही होगा, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे हाईएस्ट है तो उसकी रिड्यूसिंग पावर तो सबसे लो होगी। ओके, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड। तो जस्ट इसे टिक कर और आगे बढ़ते हैं। ओके, सॉरी, सेकंड ऑप्शन will be correct. Okay, now let's move on to the question number 11. Question number 11 क्या बोल रहा है? Question number 11 बोल रहा है use the given data in question number 8 find the most stable ion on its reduced form. Okay, तो ये पूरे क्वेश्चन जितने भी है सब क्वेश्चन नंबर 8 पे ही डिपेंडेंट है, तो देख लेते हैं। use the given data in the question number 8 find the most stable, तो सबसे ज्यादा स्टेबल आयन बताना है हमें, वो भी रिड्यूस्ड फॉर्म में। दैट इज Cl- हो गया, Cr+3 हो गया, क्रोमियम हो गया, Mn+2, यानी कि जो इनिशियल स्टेट थी उससे उसने रिड्यूस करके इस वाले स्टेट पे आ गया, तो हमें उसका बताने कि सबसे स्टेबल कौन सा फॉर्म था। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, अगर हम बात कर ले E0 of Mn O4 में, मुझे याद हो गया, मैंने इतने बार लिख दिया। MnO4 - Mn+2 से जाएंगे तो 1.51 वोल्ट ये हमारी वैल्यू थी। ओके, तो इसकी जो वैल्यू है ना, सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू है अमंग ऑल दिस। ओके, सो दिस एज हाईएस्ट वैल्यू, सो Mn+2 इज मोस्ट स्टेबल आयन। ओके, मोस्ट स्टेबल कैसे? देखिए, अगर आप, मैं कहना चाहूँ कि अगर आपके पास कोई चीज रखी है, ठीक है, अगर आपके पास कोई चीज रखी है, अगर आपको उसे हिलाना, ओके, अगर आपको उसे गिराना या फिर हिलाना, जैसे आपके पास मान लीजिए कहना चाहूँ मैं कि एक टेबल है, उस पे एक छोटा पत्थर है, एक बड़ा पत्थर है, एक उससे भी बड़ा। ओके, तो देखिए, अगर आपको इस पत्थर को, ओके, इस पत्थर को इससे गिराना है तो वो इजीली गिर जाएगा। ये पत्थर उससे थोड़ा लेट गिरेगा। इस पत्थर के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी गिराने में। ओके, तो देखिए, अगर आपको इस पत्थर में गिराना है तो देखिए ना, इसमें स्टेबिलिटी का बहुत इशू है, इसमें उससे थोड़ा कम है, लेकिन इसको गिराने के लिए बहुत ताकत लग रही है, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है। ओके, यानी स्टेबल फॉर्म में था फिर भी उसने जिधर लगा लिया, तो वही चीज होती है। जो जितना ज्यादा हैवी एनर्जी लेता है और चेंजिंग द, यानी कि कहना चाहिए चार्जेस और स्टेट, तो उसमें उतना ज्यादा स्टेबिलिटी का इशू आता है। चलिए, तो दैट इज ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट एज हाईएस्ट A0 वैल्यू। ओके, दैट इज ER वैल्यू। अब बोल रहा है यूज द डेटा, ओके, फाइंड आउट द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज। तो हमने जब रिड्यूस्ड स्पीशीज देखा, ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज बता देते हैं। तो ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज हमारा क्या हो जाएगा? दैट इज MnO4 माइनस Mn+2, वही हो जाएगा। ओके, तो दैट इज ऑप्शन नंबर, दैट इज कहाँ गया हमारा? ओह सॉरी सॉरी, ये ओके, मैं क्वेश्चन नंबर 11 की समझा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में हो रहा है फाइंड आउट द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज। ओके, तो देखिए, अगर हम टेबल के हिसाब से देखें तो देखिए, जो MnO4 से Mn+2 था उसमें कितनी वैल्यू थी, देख लेते हैं। कहाँ गया हमारा? यस, दिस वन। तो देखिए, इसमें जो MnO4 माइनस से Mn+2 था उसमें 1.51 वोल्ट था। ओके, ट्रू। अब अगर आप इसे देखेंगे तो इसकी वैल्यू, अगर हम सॉरी, इसकी वैल्यू तो होगी हमारी हाईएस्ट फॉर व्हाट, फॉर व्हाट। ओके, ये हो गया हमारा सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर। ये ऐसा नहीं, देखिए इसमें आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, ये ब्रैकेट के पिछला वाला और ब्रैकेट के बाद वाला, देखिए क्रोमियम+3 से क्रोमियम प्लस था। ओके, तो देखिए ये क्या हुआ पता है कि ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ। ओके, और इसने बोला कि मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज बताना है, तो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज क्या था पता है? क्रोमियम+3। कैसे? क्योंकि इसकी वैल्यू थी -0.74। ओके, तो देखिए इसकी सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू हाईएस्ट में थी। ओके, सो जो क्रोमियम था वो सबसे ज्यादा स्टेबल, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट था। ओके, समझे आप? यानी कि आपको क्रोमियम+3 बैक वाला देखना है एज कम्पेयर टू दिस वन। उसकी वैल्यू थी 0.74, वो भी माइनस में। तो ड्यू टू दिस द हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ दिस क्रोमियम, इट इज हैविंग द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 वाला जो पार्ट था जिससे रिलेटेड हमने 4-5 क्वेश्चन करे जो उसी के डेटा पे डिपेंडेंट थे, वो खत्म होते हुए अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al to O3। ओके, तो ये बोल रहा है कि Al to O3 से हमें एल्यूमिनियम निकालना है, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होंगे। ओके, तो यहाँ लिख लेते हैं जो गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू गेट Al to O3। ओके सॉरी, हमें Al निकाल टू गेट Al फ्रॉम Al to O3। ओके,
चलिए देख लेते हैं। देखिए, तो ये जो होता है ना, ये चार्ज बताना है हमें। अगर 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम बनाना है फ्रॉम Al2O3 से, देखिए इसकी कुछ रिएक्शन होती है, दैट इज समथिंग, डिसोसिएशन करवाना पड़ेगा यहाँ पे। तो डिसोसिएशन करा लेते हैं ऑफ Al2O3, तो कुछ इस तरीके से होता है। तो इसमें कुछ चार्जेस का फंडा आएगा। Al2O3 को जब आप डिसोशिएट करेंगे, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ Al+3 चार्ज में डिसोशिएट होगा और 3 टाइम्स ऑफ O2 नेगेटिव में। ओके, अब जो Al+3 है, Al+3 उसमें आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स देना पड़ेगा, क्योंकि ये +3 जो चार्ज है उसको सेटिस्फाई करने के लिए आपको 3 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा वाया दैट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, तो इसमें वही पूछा था कि कितने चार्जेस रिक्वायर्ड होंगे, तो दैट इज 3F। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, बिकॉज वी गेट Al+3, तो उसको हमें सेटिस्फाई करने के लिए ये लगाना पड़ेगा चार्जेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, द सेल कांस्टेंट ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल चेंजेस विद एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो जो सेल कांस्टेंट है उसके बारे में हमें बात करनी है यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं। तो ये बोल रहा है चेंजेस विद चेंज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, चेंजेस विद द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, चेंजेस विद द टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ सेल। तो सी, पहली बात तो यहाँ सेल कांस्टेंट लिखा है। तो ये जो सेल कांस्टेंट होता है ना, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता। ओके, तो जो सेल कांस्टेंट होता है वो बेसिकली रेशियो होता है लेंथ और एरिया का। ओके, तो जो हम बात करें दैट इज सेल कांस्टेंट, दैट इज G इज इक्वल टू L/A होता है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो यहाँ पे ऐसा कुछ तो लिखा नहीं है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। ऐसा कुछ ऑप्शन है नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट, दैट इज रिमेन्स कांस्टेंट फॉर द सेल। ओके, क्योंकि L और A तो सेम ही रहेंगे, कभी उस ऑब्जेक्ट का वो नहीं चेंज करे, बस हम उसके अंदर का सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन ये चेंज करें, उससे उसको डिपेंड यानी वो चेंज नहीं होता, उसे बस उसका लेंथ और एरिया चाहिए। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, व्हाइल चार्जिंग द लीड स्टोरेज बैटरी PbSO4 एनोड इज रिड्यूस टू Pb। ओके, तो इसमें बोल रहा है कि जब हम जो लीड बैटरी होती है उसे हम जब चार्ज करते हैं तो उसमें किस फॉर्म से किस फॉर्म में रिड्यूस होता है, दैट इज PbSO4 जो कि एनोड में है वो रिड्यूस होता है Pb में, PbSO4 अगर कैथोड में है तो वो रिड्यूस होता है Pb में। अब वही उसका उल्टा है दूसरे में, PbSO4 से Pb या PbO2। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। पहले हम सिंपल रिएक्शन कर लेते हैं। ओके, अगर हम बात कर ले एट कैथोड के बारे में, ओके, तो ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होती है। PbSO4 में आप जब 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, सॉरी निकालेंगे, ओके, ये Pb सॉलिड बना लेता है, साथ ही साथ SO4-2 एक्वस फॉर्म में निकाल देता है। तो ये हमारी एक टाइप की रिडक्शन प्रोसेस हो गई, रिडक्शन प्रोसेस। अब वहीं पे हम बात कर ले एनोड के बारे में, एट एनोड। तो एनोड पे क्या होता है, PbSO4 सॉलिड में जब आप 2 टाइम्स ऑफ H2O डालेंगे, ओके, तो क्या बनाता है, PbO2 दैट इज इन सॉलिड, साथ ही साथ SO4 नेगेटिव प्लस 2 टाइम्स ऑफ H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये हमारी हो गई ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ओके, तो देखिए अगर हम इन दोनों रिएक्शन को सम अप करके लिखना पड़ेगा ताकि हमें अपना करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट मिल जाए। तो द ओवरऑल रिएक्शन, जब हम ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आती है, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ PbSO4 सॉलिड प्लस H2O गिविंग यू Pb सॉलिड। ओके, यहाँ पे भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा, प्लस PbO2 सॉलिड प्लस 4 टाइम्स ऑफ H प्लस और वो उसका जितना भी बाय प्रोडक्ट था SO4 माइनस ऐसा कुछ था। ओके, तो देखिए जब एनोड है तो एनोड पे हमारा लीड सरफेस रिड्यूस हो जाता है, रीड। ओके, देखिए यहाँ क्या करना चाहिए कि अगर हम इसमें से किसी भी कंडीशन को ले सकते हैं, एनोड कैथोड, कैथोड एनोड की। तो अगर हम एनोड की ले तो देखिए दैट इज लीड सल्फेट। ओके, तो हो गया हमारा लीड सल्फेट। तो हम एनोड की उठा लें तो PbSO4 से वो काय में बन रहे हैं, ओके, इज रिड्यूस टू PbO2। ओके, तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे हमारा, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ओके, तो दैट्स PbO2 सॉरी Pb बन जाता है। सो दिस वाज द रिडक्शन रिएक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि ओके, तो हमारे पास कुछ मोलरिटी कांस्टेंट दिया हुआ है और बोला है कि इक्वल टू, ओके ओके। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप सभी ने क्वेश्चन करे भी होंगे और बहुत अच्छे से करोगे। ओके, तो चलिए मैं बताता, इसमें कुछ कोलरोश लॉ लगेगा। ओके, आपने पढ़ा होगा व्हाट इज कोलरोश लॉ। ओके, तो दैट इज NH4OH इज इक्वल टू, इसे हमें तोड़ना पड़ेगा फॉर कैलकुलेटिंग ऑल दिस। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए
अगर हमें यहाँ पे ये हमारी सोडियम दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात हो रही है। सॉल्ट इज, ये हमारा सॉल्ट है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में जब बात हो रही है तो हम बात देख लेते हैं इसके बाय अप्लाइंग कॉलरोश कॉलरोश लॉ। ओके, तो हम जब कॉलरोश लॉ लगाएंगे तो कॉलरोश लॉ क्या कहता है कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है किसी भी सॉल्ट स्पीशीज की, वो इक्वल होती है उसके सम ऑफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दैट कैटायनिक पार्ट एंड एनायनिक पार्ट। ये क्या होता है, दैट इज सॉल्ट की मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायनिक पार्ट एंड एनायनिक पार्ट। ओके, तो ये दोनों पार्ट की मोलर कंडक्टिविटी चेक करनी है। तो देखिए, अगर हम इसकी NH4OH की मोलर कंडक्टिविटी के बारे में देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। दैट इज इसका कैटायनिक पार्ट क्या हो जाएगा, NH4 पॉजिटिव और OH माइनस में टूटेगा, तो ये हो गया मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4 पॉजिटिव, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, दैट इज कंडक्टिविटी मोलरिटी ऑफ OH माइनस। ओके, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब जो NH4 है उसे भी हम तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें और कुछ कुछ भी आता है, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव। ओके, और उसके साथ साथ क्या आ जाएगा, T ऑफ OH माइनस माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मोलर ऑफ Na प्लस, क्योंकि यहाँ पे सोडियम भी दिया हुआ है ना, दैट इज NaOH, तो हमें NaOH को भी तोड़ना है। तो देखिए NaOH जो है वो किस टाइप में टूटेगा, Na पॉजिटिव प्लस OH माइनस, तो इसे हम तोड़ के फिर से दूसरे फॉर्म में लिखने के लिए सभी चीज को थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा। ओके, अब हमने Na तो लगा लिया, ओके, तो हमें Cl भी जोड़ना है वहां पे, तो हमें यहाँ नेगेटिव ऑफ Cl लगाना पड़ेगा, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। ओके, तो ये हमने करने के बाद में जो मोलर कंडक्टिविटी आती है वो कुछ इस प्रकार से आएगी, दैट इज NH4OH इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मोलर ऑफ NH4OH प्लस उसी जो हमने उसकी वैल्यू निकाली थी उसको सिंपली जस्ट इसको डिसोशिएट कर रहे थे, उसी को हमने सेम में NaOH ऐड करना है और उसके बाद में हमें NaCl हटाना है, तो Na हट जाएगा वहां से और Cl भी हट जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा NaOH माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। ठीक है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, नीड टू लर्न मैनिपुलेशन। ओके, तो आप क्या करिए पता है, सिंपली NH4OH को पार्ट्स में तोड़ लीजिए, NaOH को पार्ट में तोड़ लीजिए, NaCl को पार्ट में तोड़ लीजिए, और जो आपका रिजल्टेंट आना चाहिए, द रिजल्टेंट मस्ट बी इक्वल टू, क्या आना चाहिए इक्वल टू में, एन दैट इज NH4 पॉजिटिव प्लस OH माइनस का मोलर कंडक्टेंस। ओके, ठीक है, ये आना चाहिए आपके पास। तो ऐसा रिलेटेड आंसर कौन सा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 नहीं है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। चलिए और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर आवर MCQ टाइप 1। तो इसके साथ हम ओके तो 17 क्वेश्चन हो जाएंगे। हम ट्राई करेंगे कि MCQ के भी कुछ 4-5 क्वेश्चन कर ले, तो अगले सेशन में हमें इजी पड़ेगा कि हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट करा पाए। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन विच ऑफ द हाफ सेल रिएक्शन विल अकर एट एनोड। ओके, तो इसमें से बोल रहा है ये इनमें से कौन सी रिएक्शन है जो जिस यानी ये हाफ सेल रिएक्शन है, फुल सेल रिएक्शन नहीं है, वो तो हमें लिखनी पड़ती है, तो यानी कि कैथोड और एनोड दोनों की रिएक्शन को ऐड करके, दैट इज हमने एक क्वेश्चन करा था उसमें बताया भी था मैंने आपको। तो इसमें हमें हाफ सेल रिएक्शन बतानी है जो कि एनोड पे अकर करेगी। तो चलिए बारी बारी करके सभी रिएक्शंस को देख लेते हैं। तो देखिए, जो अगर मैं यहाँ पे आंसर बताऊं आपको, तो बेसिकली जो सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस होता है ना, उसकी रिएक्शन देख लेते हैं। ओके, एक बार जस्ट चेक करना और आप मुझे बताना क्या ये हमारी हाफ सेल रिएक्शन एनोड पे हो रही है कैथोड पे हो रही है। ओके, तो द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड इज, अगर हम इसका सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आता है, दैट इज पहले तो हम NaCl को सिंपली तोड़ लेते हैं, तो कुछ Na पॉजिटिव प्लस Cl माइनस में टूटेगा, और जो हमारा एक्वस फॉर्म में जो H2 रहेगा वो H प्लस प्लस OH माइनस में टूटेगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रोलिसिस हो गया सिंपली। बट द थिंग इज दैट हमें कैथोड और एनोड के बारे में बात करनी है। तो देखिए, अगर हम एट कैथोड के बारे में बात करें, एट कैथोड, ओके, तो कैथोड पे क्या होता है पता है क्या, कैथोड पे जो हमारा H2 होता है वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है और वो हाफ ऑफ H2 बना के रिलीज करके OH माइनस आयन एक्वस फॉर्म में जनरेट कर लेते हैं। और वहीं पे हम एनोड के बारे में बात कर ले, एट एनोड, तो वहां पे हमारा क्लोरीन का बेसिकली फंडा आता है। क्लोरीन जो एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट है
वो टूट जाता है, यानी कि उसके बहुत सारे क्लोरीन क्लोरीन माइनस आयन जो थे वो एक दूसरे से जुड़ के Cl2 गैस रिलीज कर दे और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन भी छोड़ते हैं। तो इनके जो इलेक्ट्रॉन छोड़ने की वजह से यहाँ पे ई नॉट ऑफ सेल भी आ जाता है। ओके, जिसकी वैल्यू कुछ 1.36 वोल्ट होती है। ठीक है, अब हम जब इसके रिएक्शन लिखेंगे, दैट इज सिंपल फॉलो रिएक्शन, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ H2 लिक्विड, लिक्विड भी था, दैट इज हमारा जो वाटर था उसने भी कुछ रिएक्शन करा था, तब वो कुछ गैस में H प्लस फॉर्म में एक छोड़ता है, और अगर दो हाइड्रोजन के एटम छोड़ रहे हैं तो दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी आपको 4 बैलेंस करने के लिए लगाना पड़ेगा, और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को मैच करने के लिए दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन, और इसका ई नॉट ऑफ सेल कुछ 1.23 वोल्ट आता है। तो ये जो रिएक्शन है मैंने जस्ट वहीं से देखी है, दैट इज सेकंड और ऑप्शन। तो मुझे याद रिएक्शन याद भी थी, बट द थिंग इज दैट दिस इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट एनोड रिएक्शन। तो एनोड पे हमारी 2 रिएक्शन होती है। ओके, कुछ ये वाली होती है, एक पहली वाली और एक दूसरी वाली ये होती है। तो ऐसा ऑप्शन हमारा, दैट्स ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। ओके, तो देखिए जो एनोड होता है ना, तो रिएक्शन जिनकी ई नॉट वैल्यू लो होती है ना, वो प्रेफर करती है ऑक्सीडेशन का। ओके, तो यानी कि अगर हम एनोड और कैथोड पे, अगर आपसे बोला गया कि आपके पास 2 रिएक्शन है और आप बताइए कि इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन, इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन दैट इज ऑन कैथोड और एनोड, दोनों में से किस पे प्रेफर करेंगे। ओके, तो जिस वैल्यू यानी कि जिस रिएक्शन का लोअर ई नॉट वैल्यू होता है वो हमारा प्रेफर करता है ऑन दैट एनोड पार्ट। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए, तो इसी के साथ हमारा एमसीक्यू टाइप 1 खत्म होता है, और हम चलिए नेक्स्ट पेज पे एमसीक्यू टाइप 2 चालू कर देते हैं। ओके, हमारे पास अभी टाइम है 4-5 मिनट, तो ट्राई करेंगे कि 1-2 क्वेश्चन हो जाए, एटलीस्ट हेडिंग तो डाल ही लेते हैं। दैट इज सेकंड पार्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप। ओके, तो इसमें हमारे एक से ज्यादा करेक्ट आंसर्स होंगे, तो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ कॉपर प्लस टू कॉपर। ओके, कॉपर प्लस 2 से कॉपर में रिड्यूस हो रहा है, बोल रहा है कि indicates that the redox couple is a stronger reducing agent than the H plus H2। ओके, यानी कि ये जो रिडक्शन हो रहा है, तो इसमें बोल रहा है कि ये जो रिडक्शन कपल है वो ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है देन एज कम्पेयर टू H plus H2 कपल। फिर सेकंड ऑप्शन बोल रहा है दिस रिडक्स कपल इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन H plus H2। ओके, जस्ट उल्टा बोल दिया। फिर क्या बोल रहा है, Cu कैन डिस्प्लेस H2 फ्रॉम एसिड, Cu कैन डिस्प्लेस H2 फ्रॉम एसिड। ओके, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर कुछ फंड है। ओके, तो देखिए, तो जितनी ज्यादा हमारी ई नॉट वैल्यू कम होगी ना, उतना ज्यादा हमारा रेडॉक्स कपल की रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होती है। क्या कहा मैंने? द लेसर इज द ई नॉट वैल्यू ऑफ द रेडॉक्स कपल, यानी जो हमारे पास रेडॉक्स कपल दिया हुआ है दैट इज Cu+2 से Cu, उसकी जितनी ज्यादा ई नॉट वैल्यू कम होगी उतनी ज्यादा उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी। हायर इज द रिड्यूसिंग पावर। ओके, तो आपकी जितनी ज्यादा ई नॉट वैल्यू दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू जितनी कम होगी, सॉरी फॉर दैट रिडॉक्स कपल, उतनी ज्यादा उसकी रिड्यूसिंग पावर होगी। ओके, तो अगर हम इस रिएक्शन के बेसिस पे देखिए, दैट इज फॉर कॉपर प्लस 2 में जब आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो कॉपर बनाता है। ठीक है, ये रिड्यूस हो गया, तो इसकी ई नॉट वैल्यू कितनी दी हुई है आपके पास, यहाँ दी नहीं पर मैं बता रहा हूँ, दैट इज 0.34 आती है। और अगर हम वहीं पे अगर हाइड्रोजन की देख ले, क्योंकि हमें उसके साथ कंपेयर करना है, तो जब 2 हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ये H2 बनाता है, और इसकी ई नॉट वैल्यू कितनी आती है? 0.000 वॉट। ये आप सभी को पता है, व्हाट इज दैट इलेक्ट्रो पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन। तो देखिए, सबसे कम है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, दैट इज 0.0 वोल्ट फॉर वाटर आ रहा है, दैट इज सॉरी हाइड्रोजन आ रहा है। ओके, तो इससे आपको समझ आएगा कि दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। रेडॉक्स कपल इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन H plus H2। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि जो सेकंड वाली रेडॉक्स कपल था उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम आ रहा है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन। दिस इज फर्स्ट वन एंड दिस इज सेकंड वन, तो सेकंड वन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम आ रहा है। ओके, तो इससे हम बता सकते हैं कि जो रेडॉक्स कपल है दैट इज H plus से H2 इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, सो रेडॉक्स कपल H plus to H2 is a stronger oxidizing agent। ओके, फिर बोला है कि आप जब स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है देन H plus to H2, तो इसे हम कह सकते हैं कि Cu कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस H2 फ्रॉम एसिड। ओके, कॉपर सेकंड हो जाएगा हमारा, दैट इज कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस H2 फ्रॉम एसिड। ओके, ओके, सो option number that is second and fourth will be correct for this question. So
आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और हम आगे क्वेश्चन कुछ अगली क्लास में देखेंगे। ओके, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।